हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता ही है, थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा, सीटेट के बारे में बात करें। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का जो पेपर 1 है, पेपर 1 के अंदर 150 नंबर का पेपर होता है आपका, और उसमें से 30 नंबर की ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ आपसे पूछी जाती है। तो 30 मार्क्स का ये पार्ट रहता है जो कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ का होता है, जिसके अंदर 15 ईवीएस के क्वेश्चन और 15 ईवीएस पेडागोगी से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। क्लियर है? तो आप लोग अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को पता है इसका पेपर अब दिसंबर और जनवरी मंथ में प्रस्तावित है। तो मल्टीपल शिफ्ट में आपका पेपर होने वाला है। तो मल्टीपल शिफ्ट में अगर आपका पेपर हो रहा है तो आपको अभी से अपनी तैयारी को बूस्ट करना होगा। और अगर आपने सोच ही रखा है कि 120 प्लस का स्कोर करना है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं लगाते हैं तो आप भूल जाइए कि आप 120 प्लस का स्कोर कर पाएंगे। तो 90 प्लस तो ज़्यादातर आ ही जाते हैं, क्वालिफाई तो आप आराम से कर जाओगे हमारी वीडियोज़ को अगर आप देखते रहोगे। वैसे आप सभी को बता दें, अगर यहाँ पर सीटेट की तैयारी कराई जाती है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए सीटेट के बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ से क्वालिफाई करके गए हैं। आप भी इस बार क्वालिफाई करके जाएंगे, क्योंकि अगर आप पेपर से पढ़ के जाओगे, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनसे पढ़ के जाओगे, तो आपका सेक्शन ये पार्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये खुद मेरा पेपर ही है, और आप लोग अगर इस पेपर से 10 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, 10 में से अगर आप 5 के भी जवाब दे पाए तो आप लोग समझ जाइएगा आपकी तैयारी अच्छी है। क्लियर है? तो मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा बिल्कुल भी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न है, चलिए पेंसिल का साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। प्रश्न है, मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं यानी कुल्हड़ बनाते हैं। चीज़ें हमें जो बनाते हैं और करते हैं थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय बनाने की कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। आप निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन उपयोग करेंगे। देखिए, मोहन है, और ये जो मोहन है इसके पिताजी क्या करते हैं, कुल्हड़ बनाते हैं। क्या करते हैं? कुल्हड़ बनाते हैं। कुल्हड़ जैसे आप चाय 1 मिनट प्लीज़। अब जो कुल्हड़ होते हैं, तो जो कुल्हड़ होते हैं वो कौन बनाने का काम करता है। अब एक टीचर क्या करता है, एज ए टीचर आप लोग क्या करते हैं, टीचर के रूप में आप अगर अपने स्टूडेंट्स को चाय के कुल्हड़ बनाने चाहते हैं कि भाई तुम चाय के कुल्हड़ बनाइए, तो आप उनके लिए कौन सा संसाधन उपयोग में लेंगे। सबसे पहला है सामुदायिक संसाधन, तकनीकी संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और मीडिया संसाधन। देखिए, अगर हम बात करें आप बच्चों को कुल्हड़ बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सबसे पहले मीडिया संसाधन का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। मीडिया संसाधन जिसके तहत आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, न्यूज़ चैनल्स वगैरह, तो इससे आप मतलब टीवी चैनल्स पर दिखा दीजिए, न्यूज़पेपर अखबार में पढ़वा दीजिए कि कुल्हड़ कैसे बनाया जाता है। तो इसका प्रयोग आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप स्टूडेंट्स को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की बात करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप उनको पैसिव कर दें कि भाई पढ़ के तू कर ले, ऐसा नहीं बोल सकते हम। उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाएंगे, सक्रिय भागीदारी उनको निभानी पड़ेगी, तभी वो एक तरीके से सीख सकते हैं। और एक तरीके से प्रैक्टिकल आपको एक तरीके से चाहे तो खुद करके दिखाना पड़ेगा, या वो खुद स्वयं अनुसंधान कर सकते हैं उस चीज़ पर। तो मीडिया तो मतलब ही नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों से स्वयं से बनाना सीखा। तकनीकी संसाधन, तकनीकी का कुल्हड़ बनाने में कौन सी तकनीकी लगेगी भाई। ठीक। सामुदायिक संसाधन, मान लीजिए सामुदायिक संसाधन क्या होता है कि 5-6 आपने स्टूडेंट्स को एक साथ इकट्ठा कर दिया और उनको मिट्टी दे दी। अब आपने बोला कि कुल्हड़ बनाओ, और कुल्हड़ आपने दिखा दिया, तो आप वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, सक्रिय भागीदारी निभाएंगे, समुदाय के रूप में उस संसाधन का प्रयोग करेंगे, तो वो एक तरीके से सीख जाएंगे बनाना, कुल्हड़ बनाना। तो सबसे अच्छा इसमें से विकल्प अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, सामुदायिक संसाधन। क्या होगा? सामुदायिक संसाधन आपका सही जवाब इस सवाल का हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आपको थोड़ा सा इसको देखना होगा तभी आप लोग आंसर लगा पाएंगे। चलिए मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देता हूं। आप लोगों को यहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा तभी आप कर पाएंगे। क्वेश्चन है, किसी रोगी का घर एक्स पर स्थित है। मान लीजिए कि कोई रोगी है ये, और इसका घर एक्स पर स्थित है, तथा वह अस्पताल जहां उसका इलाज चल रहा है बाई पर स्थित है। तो एक कोई अस्पताल बना देते हैं, ये बाई वाली जगह हो गई, पर स्थित है। रोगी के घर से अस्पताल जाने के लिए सीधी सड़क नहीं है। मतलब ये वाला बात आपको थोड़ा सा काटना पड़ेगा। ठीक है, रोगी के घर से
अस्पताल जाने के लिए सीधी सड़क नहीं है। चलिए सरकार, अतः रोगी पहले ए पर जाता है, एक्स पर स्थित है, ए पर जाता है, जो कि एक्स के ट्रू ठीक। चलिए अभी ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मैं बाई पे पहुंचने की कोशिश करूंगा। अब कैसे पहुंचता हूं ये देखते हैं। देखिए ये एक्स पर आपका स्थित हो गया, एक्स स्थित हो गया इस पॉइंट पर। रोगी पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में 800 मीटर की दूरी पर है। तो पूर्व में ये हो गया, ऐसे गया होगा तो यहाँ 800 मीटर की दूरी पर पहुंचा ए पॉइंट पर। क्लियर है सरकार। फिर वह बी पर चला जाता है जो ए के दक्षिण में 600 मीटर की दूरी पर है। तो इसके दक्षिण में ये हो गया आपका 600 मीटर की दूरी पर, जो कि पॉइंट कौन सा होगा, ये 800 हो गई, ये 600 हो गई, और ये कौन से पॉइंट पे हो गई, बी पॉइंट पे। फिर वह सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम में स्थित है। पश्चिम में मतलब इस तरीके से ऐसे जाएगा, जो कि कितना है 150 मीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए सरकार, और अंत में वह बाई अस्पताल पर पहुंच जाता है जो सी के ठीक उत्तर में 100 मीटर की दूरी पर है। तो ये इसके यहाँ 100 मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ आ गया ये वाला। स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट था ये वाला एक्स पॉइंट। और अब बात करें ये कौन सी जगह पर है, तो अब ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है, जो कि 100 मीटर की दूरी। अस्पताल के सापेक्ष रोगी के घर की दिशा क्या होगी। देखिए अगर इसको देखेंगे आप थोड़ा सा, तो ये 800 है और ये 150 है, तो यहाँ आ पाएगा, यहाँ से जस्ट ऊपर जाएगा तो यहाँ। अब इसके ये वाली जो साइड है ये होगी, ये वाली साइड। क्लियर है। तो अब ये कौन सी हो जाएगी, देखिए ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ। तो ये वाली साउथ ईस्ट होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। चलिए इसको थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, कौन सी होगी, ये वाली डायरेक्शन। चलिए, तो आपसे पूछा है अस्पताल के सापेक्ष रोगी के घर की दिशा क्या है। देखिए रोगी का घर ये वाली डायरेक्शन में यहाँ पर है, मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ इसको। रोगी का घर है यहाँ पर और अस्पताल कहाँ है, यहाँ पर। तो इसके डायरेक्शन में ये वाली डायरेक्शन बनेगी, ये वाली। क्लियर है कि नहीं। अब ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, तो ऐसे करके बन जाएगी ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आप ऐसे बना सकते हो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो ये कौन सी होगी, नॉर्थ वेस्ट हो गई ना, उत्तर पश्चिम हो गई, उत्तर और ये पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम की दिशा होगी ये वाली दिशा। क्लियर है। तो दक्षिण पूर्व गलत है, उत्तर पूर्व गलत है, दक्षिण पश्चिम गलत है, उत्तर पश्चिम आपकी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। कौन सा विशेष अविलक्षण रेगिस्तानी ओक या शाहबलूत वृक्ष में नहीं पाया जाता। बात करें कौन सा विशेष अभिलक्षण है जो कि राजस्थानी रेगिस्तानी ओक या शाहबलूत वृक्ष में नहीं पाया जाता। तो शाहबलूत वृक्ष या ओक में नहीं पाया जाता। तो पेड़ के तने में पानी एकत्रित होता है। तो जो रेगिस्तानी ओक होते हैं उनके पेड़ के तने में पानी एकत्रित होता है, बात तो बिल्कुल सही है। जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना, जड़ अत्यधिक गहराई तक जाती हैं जो रेगिस्तानी ओक होते हैं, शाहबलूत होते हैं। पत्तियां बहुत कम होती हैं, ये भी बात ठीक है। बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होती हैं, ये बात गलत है। रेगिस्तानी ओक जो होता है, शाहबलूत जो होता है वृक्ष, उसके अंदर कम पत्तियां होती हैं, बहुत कम पत्तियां होती हैं और अत्यधिक गहराई तक जाता है। पेड़ के तने में क्या हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है। तो आपसे पूछा था कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो जाएगा। गलत है इसी वजह से ये सही है क्योंकि आपसे गलत ही पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग सहयोगात्मक अधिगम के आवश्यक तत्व हैं। लगाइए राइट आंसर क्या होगा। सहयोगात्मक अधिगम के आवश्यक तत्व कौन से हैं। तो देखिए विद्यार्थी समूहों में कार्य करते हैं। सहयोगात्मक अधिगम के अंतर्गत विद्यार्थी समूहों में कार्य करते हैं, विद्यार्थी समूहों में साझा करते हैं और विद्यार्थी अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं, विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो ये जो सी और डी वाली बात है बिल्कुल सही है। हालांकि बात तो ये भी ठीक है लेकिन ये बेस्ट मानी गई है सी और डी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। इसका जो आंसर है वो थोड़ा सा सीटेट ने फ्लक्चुएट कर दिया है, बाकी आंसर तो इसके लगभग सभी सही हैं एक तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कक्षा में अध्यापिका
सभी विद्यार्थियों से पूछती है कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। अध्यापिका पूछती है विद्यार्थियों से कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि वे अपनी माताओं को विभिन्न तरीके जैसे साबुन लगाकर, पत्थर पर कपड़े रगड़कर धो पड़े। कपड़े धोने का लकड़ी का बैट से धोकर, ब्रश लगाकर धोएं, वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हुए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अध्यापक का द्वारा चर्चा करवाए जाने की सर्वोत्तम व्याख्या करता है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। विद्यार्थी की सामाजिक असमानता को उजागर करने के लिए, नहीं, असमानता को उजागर करने के लिए, ये बात तो गलत है। विद्यार्थियों को घर के अनुभवों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करना, बात तो ठीक है। जो घर के अनुभव हैं उन पर क्या करना चाहिए, उनकी चिंतन के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, उन्हें इंसाइट यानी कि उकसाना चाहिए। कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं, इसके लिए विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए, बात तो ये भी ठीक है। आप उनको वॉशिंग मशीन के तहत धो सकते हैं, आप उसे ब्रश लगाकर धो सकते हैं, आप उनको धोबड़े से धो सकते हैं, आप उन्हें साबुन लगाकर धो सकते हैं। तो कई सारे तरीके हो सकते हैं, तो बात तो ये भी ठीक है। उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए, तो बात तो सभी सही है। तो बी सी डी ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ किस में दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट के अंदर दे रखे हैं, जो कि बी सी डी सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन रचनावादी कंस्ट्रक्टिविस्ट कक्षा कक्ष में अध्यापिका की भूमिका का वर्णन करते हैं। लगाइए राइट आंसर क्या होगा। कौन सा कथन रचनावादी कंस्ट्रक्टिविस्ट कक्षा कक्ष में अध्यापिका की भूमिका का वर्णन करते हैं। तो देखिए, पढ़ना और ज्ञान व्याख्या करना, विद्यार्थियों को ज्ञान को निर्माण हेतु प्रेरित करना, बात बिल्कुल सबसे बेस्ट लगी है। प्रश्न करना, व्याख्या करना और विद्यार्थियों की व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना। आप विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, ये बिल्कुल बात सही होगी। ऑप्शन नंबर बी और सी इसका सही होगा। बी और डी सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005, उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस के सीखने का वर्णन करता है। तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ को सीखने का वर्णन करता है। ऑप्शन है पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति, बात तो बिल्कुल ठीक है। अधिगमकर्ता के विचार और कौशलों को साझा करना, बात ये भी ठीक लग रही है। प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना, अधिगम द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण करना, तो सक्रिय निर्माण बिल्कुल सही है। कौशल साझा करना बिल्कुल सही है। और वैसे ऑप्शन इसके सभी सही है, लेकिन ये बात अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों को साझा करना, लेकिन ऑप्शन डी, ए और बी इसमें सही माने गए हैं। क्लियर। तो बी ऑप्शन को इतना सही नहीं माना है। कथन ईवीएस के सीखने का वर्णन करते हैं, वैसे तो इसके सही जवाब सभी होंगे, लेकिन अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों को साझा करना ये आपका गलत माना गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने का सर्वश्रेष्ठ अवधि है। मतलब मधुमक्खी पालन करने के लिए बिहार के लोग कौन से समय का सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन सी हो जाएगी। तो अप्रैल जून नहीं, जनवरी मार्च नहीं, जुलाई सितंबर नहीं, अक्टूबर से दिसंबर, यानी कि जो अब ये समय चल रहा है अक्टूबर से दिसंबर का, इस समय में उनको क्या करना चाहिए, मधुमक्खी पालन करने की सर्वश्रेष्ठ विधि उनके लिए बताई गई है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ साइंस। विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है, बात बिल्कुल सबसे अच्छी लगी कि ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। विज्ञान संगठित ज्ञान की इकाई एवं गत्यात्मकता है, गलत है। विज्ञान संगठित ज्ञान एवं सुव्यवस्थित है, गलत है। विज्ञान सुव्यवस्थित ज्ञान एवं स्थिर है, बात सभी ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट है विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है, लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करता है। कौन सा कथन है जो कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करता है। तो ऑप्शन है बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय, पर्यावरण पढ़ाए जाने वाला एक विषय, गलत है। विभिन्न थीम उपयोग से संबंधित एक विषय, गलत है। कक्षा 1 से 5 में अध्ययन किया जाने वाला एक विषय, गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा, बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय, जो कि आपकी पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या
करता है। क्लियर है? क्योंकि परिवेश के अंदर ही वो पेड़ पौधों को देखता है, जीव जंतुओं को देखता है, जानवरों को देखता है, मनुष्यों को देखता है, उससे वह बहुत कुछ सीख सकता है। तो आपने पढ़ा भी होगा जो डेवलपमेंट होता है हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट का गुणनफल होता है। ये वुडवर्थ साहब ने इसको कहा है कि जो विकास होता है वो पर्यावरण और आनुवंशिकता का गुणनफल होता है, इनकी अंतःक्रिया के द्वारा होता है। तो इसका मतलब ये है कि एनवायरनमेंट के लिए आपके आसपास का जो आस पड़ोस है वो आपके परिवेश जो है आपका उससे संबंधित एक विषय होना चाहिए। क्लियर है? तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ 10 क्वेश्चन ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर क्वेश्चन पेपर के इसी पेपर के नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सीटेट के पेपर में यहीं से बहुत कुछ आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।